ऑल राइट। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हमारे साथ, और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अभी एडमिशन लिया एमटेक के लिए, एनर्जी साइंस डिपार्टमेंट के लिए। तो उस डिपार्टमेंट के बारे में भी लास्ट में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपके आपके साथ उनकी गेट की जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। तो लवलेश, तुम अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ से हो और तुम कौन से कॉलेज से थे, और तुम्हारा कौन से अटेम्प्ट में गेट एग्ज़ाम में कितना रैंक आया है। So, uh, uh, hello प्रतीक एंड माय नेम इज़ लवलेश रॉय। और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट में रैंक मेरा था 1541। एंड मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा कॉलेज बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय है जो गुजरात में आणंद में है। और मैंने 2021 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मेरा। हम्म। और कब से तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? मोटिवेशन क्या था गेट एग्ज़ाम प्रिपेयर करने का? मेरा मोटिवेशन था, मेरे जो बड़े भाई थे उनने सेल्फ प्रिपेयर किया था गेट। सो उनको देख के मुझे काफ़ी मोटिवेशन आता था। वो अभी कोई रेप्यूटेड पीएसयू में वर्क करते हैं, तो उनको देख के मुझे काफ़ी मोटिवेशन आता है कि मैं भी उनके जैसा गेट प्रिपेयर करूं। बट मेरा स्टार्टिंग से ही बेस वीक था क्योंकि मैं 11th 12th की मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। सो मैंने सोचा कि गेट की कोचिंग ज्वाइन करता हूँ मैं। तो मैंने सेकेंड ईयर में कोचिंग ज्वाइन की। एंड मैंने कॉलेज प्रिपरेशन कॉलेज के साथ ही मैनेज किया। वैसे तो हमारे डिपार्टमेंट में उतनी पढ़ाई नहीं होती थी गेट लेवल की। सो कोचिंग ओवरऑल एकेडमिक्स में भी काफ़ी हेल्प किया मुझे। हम्म। तो अपने कोचिंग के बारे में बताओ, कौन सा कोचिंग था? वो ब्रांडेड कोचिंग था या फिर ऐसे ही तुमने कोई भी एक लोकल कोचिंग लगा लिया था? और उस कोचिंग में क्या क्या हो रहा था? तो लोग वैसे तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स देखते हैं कोचिंग ज्वाइन करने से पहले कि उनका मटेरियल कैसा है, वो कैसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कितने डाउट सेशन रखते हैं, कितने टीचिंग आ रहे हैं, कि कैसे मटेरियल्स देते हैं, और प्रीवियस ईयर बुक कौन सी होती है। सो ऐसे सारे पैरामीटर देख के देखते हैं। बट मेरा सिंगल था कि मैं डेली कोचिंग जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे डेली रूटीन में वो लाना है। सो मैंने इस बेसिस पे एक लोकल कोचिंग ज्वाइन कर लिया जो डेली बेसिस पे पढ़ाते हैं 2 2 आवर्स या 1.5 आवर्स। सो इस बेसिस पे मैंने एक गेट कोचिंग ज्वाइन किया जो मेरे कॉलेज के काफ़ी नज़दीक था। सो मैं कोचिंग जस्ट जाता और ब्रेकफास्ट करता एंड देन मैं कॉलेज जाता। सो ये रूटीन मेरा 1 या 1.5 ईयर्स तक मेरा चला। एंड सेकेंड ईयर में मैंने ज्वाइन किया था जैसा मैंने बताया। और काफ़ी ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। अ, पढ़ाई का नहीं बट रूटीन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था कि ज़्यादा लोड भी नहीं है और काफ़ी चीज़ें पता भी चल रही हैं। हम्म। तो मतलब तुम्हें कुछ डिफ़िकल्टी फेस हुई थी जब भी तुमने गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की थी? स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, जैसे बहुत लोग मैंने कल लाइव सेशन किया था एक, उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर के और मेरे बन नहीं रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील कर रहा हूँ। जब भी तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब तुम्हारे साथ क्या क्या होता था? तो मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट कोचिंग में था इलेक्ट्रिकल मशीन्स। सो नेटवर्क वैसे फर्स्ट होता है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए, बट इलेक्ट्रिकल मशीन्स था मेरे लिए। सो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था क्योंकि मुझे डिफरेंसेस नहीं पता थे। लाइन टू लाइन वोल्टेजेस, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, √2 कब मल्टीप्लाई करना है, √3 से कब डिवाइड करना है, एमवीए, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, कुछ आइडिया ही नहीं है। कभी लैगिंग में माइनस आ जाता है, केवीए में लैगिंग में पॉजिटिव आ जाता है। सो ये छोटी छोटी डिफरेंसेस पता करने में ही बहुत टाइम लग गया क्योंकि सीधा मशीन स्टार्ट किया और ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, नेटवर्क के बेसिक्स क्लियर नहीं है। सो कभी भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा था, सो काफी डिफिकल्टी आती थी स्टार्टिंग में, मीनिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। सो एकदम ही बेसिक क्वेश्चन उठा लिए, वन लाइनर क्वेश्चन उठा लिए जिसमें सिंगल एक कॉन्सेप्ट के बेस पे, फैक्ट के बेस पे या कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस होते थे। सो ऐसे क्वेश्चंस एस एकेडमी के मटेरियल में मिलेंगे जिसमें ओवरऑल 150 क्वेश्चंस होते हैं पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मर के, फिर इंडक्शन मोटर के, सिंक्रोनस के। और फिर दीपक बाइट्स की बात कर रहे हो क्या? वो बिट्स एंड बाइट्स नहीं है, वो एस का पर्टिकुलर जैसे थ्योरी मटेरियल है एंड देन उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सो जैसे अच्छा, उनकी वन उनकी तो होगा वर्कबुक, यस। सो वो वर्कबुक से वो वन लाइनर क्वेश्चंस करने के बाद काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। एक बिगर क्वेश्चंस के जो बेसिक स्टेप्स होते हैं 3 to 5 स्टेप्स, वो 3 to 5 क्वेश्चंस में कर लिए हैं मैंने। सो फिर मैं प्रीवियस ईयर लगाने गया तो तब भी काफी डिफिकल्टी आई। तो आज भी ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने मार्क कर रखे हैं पर मैंने आज वो अटेम्प्ट नहीं किया है
या फिर 3-4 बार उनके वीडियो देखे हैं बट वो समझ नहीं आया। सो मैं मतलब मेरा ये माइंडसेट था कि मैं कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा और मैं डिफिकल्टी के साथ भी उसको कर ले रहा हूँ, सो अगले क्वेश्चन के लिए वो क्वेश्चन मेरा बेस बन जा रहा है। हम्म। तो तुम्हारे हिसाब से डिफ़िकल्टी तो आनी है ही अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसे तुम्हें रूट टू से कैसे अब मल्टीप्लाई करना है, रूट थ्री से कभी डिवाइड करना है, पीक पावर क्या है, कुछ भी पता नहीं था। तो बेसिक सबसे पहले, जैसे तुम अगर बेसिक सब्जेक्ट से स्टार्ट करते तो तुम्हें थोड़ा एडवांटेज मिलता, राइट, उतना तुम्हारा टाइम बच जाता वो सारी चीज़ें पता करने से। तो तुम्हारा मतलब कभी तुम डीमोटिवेट हुए या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं जिसमें तुमने गेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन रोक दिया था? क्योंकि इस वीडियो को शायद से सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। तो जब भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है ना, हम प्रिपरेशन रोकने से पहले दो बार सोचते नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि चल जाएगा यार, बहुत टाइम है। तो तुम्हारा कभी तुमने प्रिपरेशन रोक दिया था? सो सेकेंड ईयर मेरा पूरा पबजी में बीता, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स खेलते थे तो मुझे अक्सर बुला लिया करते थे। मेरे को कोचिंग में सर भी बोलते थे कि कोचिंग के साथ पढ़ाई करो, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कभी कोचिंग के साथ नहीं लगाए लगाए हमने। जस्ट जो भी थ्योरी पढ़ाते थे वो थ्योरी देखता था मैं, और एस के मटेरियल करता था, पर्टिकुलरली वन लाइनर क्वेश्चंस, तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता था। सो काफी सारी डिफिकल्टीज आई, दोस्तों से झगड़ा कर लिया, और किसी के साथ भी कांटेक्ट में नहीं रहा मैं फिर एंड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स प्रिपेयर नहीं कर रहे थे। सो मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता था जो मेरे माइंडसेट में नहीं मैच कर रहा, क्योंकि फिर फायदा नहीं है आगे जाके उनके साथ उनके साथ ही जो वो कर रहे हैं। हाँ, पबजी ही अभी खेल रहा होता मैं, और फोर्थ ईयर में थर्ड ईयर में मैंने पबजी खेलना बंद कर दिया, क्योंकि थर्ड ईयर के एंड में पबजी शायद बैन हो गई थी, आई डोंट नो। सो थर्ड ईयर के एंड में मार्च के स्टार्टिंग में हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। सो जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और मैं घर पे आया, सो काफी टाइम था हमारे पास, और मेरे को लगा कि अभी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डे टू डे कॉलेज जाना और प्रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। बट इसके साथ एक और चैलेंज आई कि ओनली 5 सब्जेक्ट्स ही कवर हुए थे कोचिंग में, बाकी कोई सब्जेक्ट्स नहीं कवर हुए थे। और मेरा माइंडसेट ये था कि पैसे तो दे दिए हैं अब हमने कोचिंग के, करना तो है ही कैसे भी, क्योंकि मेरे फादर या फिर मेरा ब्रदर कोई भी है, अगर मुझे कोचिंग के लिए पैसे देता है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कवर करना। फिर वो पूछेंगे नहीं मेरे फादर कि कोचिंग में कितनी पढ़ाई है। एट द एंड ऑफ द डे गेट के मार्क्स मैटर करते हैं, वो पैसे से अगर गेट के मार्क्स आ जाते हैं, सो वो बेनिफिट, मतलब वो सक्सेसफुल है पैसे देना। हम्म। हम्म। तो तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा कोचिंग बंद हो चुका था, जैसे तुमने मुझे बताया है। तो कोचिंग बंद हो गया तो भी तुमने, क्योंकि एक एस्पिरेंट को भी समझ में आना चाहिए कि कई बार जब भी हम ऑफलाइन कोचिंग कराते हैं तभी रेंट पे लेते हैं क्लासरूम। पर अचानक से कोविड हो गया तो उस लोकल कोचिंग वाले का फैसिलिटी कितनी होगी, उसके पास पैसे ही कितने होंगे, तभी तो वो लोकल कोचिंग चला रहा है। तो अचानक से बंद हो गया तो उसकी सारी चीज़ें वैसे ही चले हो गई। घर पे आके सराउंडिंग में इतने नेबर्स के नॉइज़ में पढ़ाना हो सकता है पॉसिबल भी ना हो। ठीक है, तुमने अच्छा डिसीजन लिया कि तुम्हें पैसे दिए हैं, और अभी कोई पूछेगा नहीं कि तुमने कोचिंग वालों ने कितना कराया था, वो कोई मार्क करने नहीं वाला है। तो तुम्हें कुछ अलग से तुम्हारा रैंकिंग लगेगा नहीं, तो तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, सही है। तो तुमने अपने पबजी के बारे में बताया, तो वो कहीं ना कहीं मोबाइल एडिक्शन के रिलेटेड ही है। तो कितना डिफ़िकल्ट था मोबाइल दूर करना, या फिर तुमने कैसे दूर किया? क्योंकि ये अभी के टाइम पे मोबाइल एडिक्शन ही है एक चीज़ जो हर किसी को अपना गोल अचीव करने से रोक रहा है, और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो मोबाइल से कैसे दूर रख सकते हैं? मोबाइल से एडिक्शन काफी मुश्किल था, मतलब, पर मेरे लाइफ में एक ऐसा इवेंट हुआ जिससे मैं मोबाइल यूज ही नहीं कर पा रहा था। सो जब कोविड स्टार्ट हुआ तभी मैंने घर मेरा शिफ्ट कर लिया, और मेरे घर के अंदर हम ऐसी कंजस्टेड एरिया में रहते थे जहाँ पे टावर ही नहीं आता था मोबाइल का। जब भी मुझे प्रोफेसर से या किसी से बात करनी होती थी, तो मुझे घर के बाहर जाना पड़ता था थोड़ी दूर, और फिर मैं कॉल करता था। तो एवरी टाइम मैं इंस्टा खोलता था तो नेटवर्क कनेक्टेड ही नहीं था।
तब मुझे पता चला कि काफी इम्पल्सिव डिसीजन है, कुछ डिसीजन बिना सोचे इम्पल्सिव वे में हर दिन लेते हैं। तो जब हमारे पास फैसिलिटी ही नहीं है और हम यूज करना चाहते हैं इंटरनेट और मोबाइल को, तो मैं यूज ही नहीं कर पा रहा था। जितनी भी मटेरियल मेरे पास थे, मैथमेटिक्स के, मशीन के, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्क के और कंट्रोल सिस्टम के हार्ड कॉपी थे डिफरेंट इंस्टीट्यूट के, उनमें से मैंने जितना भी एक्सट्रैक्ट करने का मेरे को समझ में आने का था वो मैंने किया। और मेरे फ्रेंड्स के घर जाना, वहां से वीडियो ऑफलाइन करके लाना डिफरेंट इंस्टीट्यूट के। सो मैं ढांडे सर के ऑफलाइन करके लाता था, सोहेल अंसारी सर के ऑफलाइन करके लाता था, इवन मैं अंकित गोयल सर के भी ऑफलाइन करके लाता था। मैं सबके सब्जेक्ट्स देखता था और सबके पढ़ाने का स्टाइल अलग था। हर सब्जेक्ट्स को डील करना सारे सर का डिफरेंट वे था। सो 2 सब्जेक्ट मैंने सोहेल अंसारी सर से पढ़े, 2 सब्जेक्ट मैंने अंकित गोयल सर से पढ़े, 2 सब्जेक्ट मैंने डांडिया सर से पढ़े। सो ओवरऑल मैंने एज अ स्टूडेंट मैंने जितना बेनिफिट इंटरनेट से उठाना था वो मैंने उठा लिया। मैं ऑफलाइन करके लाता था तो घर पे मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था। उस कंजेस्टेड वे में बस पढ़ाई था अ, एक प्रोडक्टिव इनपुट, और कोई इनपुट नहीं था। हम्म। तो मतलब कंजेशन मतलब क्या, क्या कंजेस्टेड मतलब समझा नहीं मैं। कंजेस्टेड एरिया मीनिंग कि घर बहुत पास पास थे और दूसरे के घर में क्या हो रहा है और गली में शोर हो रही है, वो सारे नॉइजेस भी घर पे बहुत आते हैं। सो उन छोटे छोटे इफेक्ट से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारी पढ़ाई पे। सो उसके लिए मैंने ईयर प्लग्स मंगा लिए। जिस समय ईयर प्लग्स लगा लेता था एंड मैं म्यूजिक नहीं सुनता था उस समय और मुझे कुछ सुनाई नहीं देता था, तो उस वे में पढ़ने में काफी सही रहता है। एंड टेबल लैंप भी काफी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि टेबल लैंप एक एरिया पे हमारा फोकस हम हमारा एक एरिया पे फोकस रहता है और फिर एक तरीके से हम पूरे आइसोलेट हो जाते हैं। इवन अगर हम डाइनिंग रूम में भी पढ़ रहे हैं तो अगर कोई आसपास से जा रहा है तो हमने ईयर प्लग्स लगा रखे हैं और हमारा टेबल लैंप चालू है, जो हमारे घर की लाइट है वो बंद है। सो हमारा फोकस एक जगह ही रहता है उस समय। और कितना डिफ़िकल्ट होता है मतलब मुझे पता नहीं, अगर तुम बोल रहे हो कि घर बहुत पास पास थे, तुम स्लम्स में ही रहे होगे अपने गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम, कितना डिफ़िकल्ट था या फिर तुम्हें। सोफिस्टिकेटेड एरिया था, क्लीन एरिया था, बट जस्ट कंजेस्टेड था इन ऑल। घर बहुत पास पास थे, बहुत ही 3 स्टोरी 4 स्टोरी घर थे। और उसमें डिफिकल्टीज मीनिंग बहुत आई, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। डाउट होता थी तो एक फोटो खींच के घर के बाहर जाना पड़ता था अपलोड करने, कि सर मुझे बता देंगे। और मैं उन्हीं सर को भेजता था जो मेरे इंस्टीट्यूट से थे। सो वो 10 में से 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बता देते थे, बाकी के 5 क्वेश्चन मुझे स्टैंडर्ड बुक में से ढूंढना पड़ता था। तो वो ढूंढने वाली आदत काफी हेल्पफुल रही आखिरी के 4 to 5 मंथ्स में, क्योंकि कोई भी डाउट आता था तो मैं किसी पे रिलाई नहीं करता था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ओवरऑल मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं है, बट जो व्यूअर्स है उनकी हेल्प हो जाए। सो काफी बार हमारे पास फैसिलिटी नहीं होती है तो उस समय डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। हमें इस तरीके से सोचना चाहिए कि वो जो फैसिलिटी हमारे पास नहीं है उसको हम अपनी पावर कैसे बना ले। अगर तुम्हारा कोई डाउट सॉल्व नहीं कर पा रहा और तुमने वो स्टैंडर्ड बुक से देख के सॉल्व कर लिया, इसका मतलब ये है कि तुम बुक रेफर करना काफी अच्छे तरीके से जानते हो। और ये तुम्हें तब काम आएंगी, एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि कोई भी तुम्हें डाउट हुआ तो तुम खुद सॉल्व कर लोगे। और यही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमें गेट में भी चाहिए, कि ऑन द स्पॉट हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। और तुम्हारा रैंक अच्छा है दोस्त, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर तुम वापस से अटेम्प्ट देते तो ऑफकोर्स तुम्हारा इम्प्रूव होता ही। तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 1500 रैंक लाए हो। ऐसे ही होता है, जो भी रैंकर्स बनते हैं उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे ही रैंक होता है, कुछ लोगों का और भी बहुत पीछे होता है। तो तुम्हारा वो टाइम की बात है ना, तुम टाइम दे नहीं सकते क्योंकि मैं समझता हूँ कि तुम फाइनेंशियली भी अभी स्ट्रगल कर रहे होगे, और तुम्हारी फैमिली की जो भी तुम कंडीशन बता रहे हो, हर इंसान के पास होता नहीं है कि वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे फिर वो उसे अंडर 100 रैंक में कन्वर्ट करे फिर शो ऑफ करे। तुमने जो भी किया वो सही किया और तुम्हारा रैंक सही है। और तुम अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताओ, आईआईटी दिल्ली के वो कैसा है और किस तरीके की पढ़ाई वहाँ पे होती है। मैंने ज्वाइन किया सेंटर ऑफ एनर्जी साइंसेस।
सो इसी साल वो सेंटर डिपार्टमेंट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एनर्जी है, सबसे पहले एनर्जी है। एंड अगर आप इंटरनेट पे लिस्ट देखो, सो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, एंड ऑन द टॉप एनर्जी प्रॉब्लम है हमारी, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड डेवलप हो रहा है, यूएसए जो है वो भी डेवलप हो रहा है। अगर सोचो कि यूएसए डेवलप हो रहा है और वो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है, सो इंडिया को कितना डेवलप करना है। जो यूएस की पावर ग्रिड है वो ऑलरेडी काफी पुरानी है, और उनको भी अपडेट करना है, स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट हर घर में लाना है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का हर कॉन्सेप्ट लाना है हमें, कि हर इंडिविजुअल पर्सन हमारा खुद का एनर्जी खुद जनरेट करे एंड देन स्टोर करके खुद यूटिलाइज करे। और अगर ग्रिड को चाहिए पावर, तो वो इंडिविजुअल पर्सन जिसने स्टोर किया है वो एनर्जी ग्रिड को भी दे पाए, एंड उस पे उसको रिवॉर्ड मिले। सो ये कॉन्सेप्ट नए कॉन्सेप्ट है। सो इंडिया में ये कॉन्सेप्ट तो अभी काफी टाइम है, बट जैसे इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, हमारा जो डिपार्टमेंट है उसके 3 सब ग्रुप्स हैं। सो पहला ग्रुप है एनर्जी स्टडीज, सेकंड ग्रुप है एनर्जी एंड एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, एंड द थर्ड ग्रुप है रिन्यूएबल एनर्जी। सो तीनों ग्रुप्स में जो कोर्सेज हैं उनमें सब्जेक्ट्स डिफरेंस हैं, बट ओवरऑल तीनों का मोटिव सेम है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में उनके सारे सब्जेक्ट्स डेवलप कर लेना, सारे स्किल्स, सारे सॉफ्टवेयर एंड सारे एरियाज उनके कवर कर देना, सो वो इस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर पाए। जो इंडिया का नेक्स्ट बिग टारगेट है, जो पीएम मोदी ने सेट किया है, वो 450 गीगावाट्स का है। बाय 2030 वी हैव टू अचीव, एंड टुडे वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड 100 गीगावाट्स ऑफ पावर इन रिन्यूएबल एनर्जी। सो अगर हम सोचे 9 साल में 350 गीगावाट्स वी हैव टू अचीव, सो कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी एनर्जी सेक्टर में। सो अगर 2 साल तक भी एम्प्लॉयड रहा, तो मैं कब तक एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड रहूंगा। 9 साल में एनर्जी सेक्टर डेवलप होनी है, और अगर कोर में अपना प्रोफाइल बनाता हूँ, सो डेफिनेटली मेरा प्लेसमेंट होएगा। सो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, कोई इस ब्रांच को मतलब हायरार्की में नीचे देखेगा, और अगर मैं इस ब्रांच में अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि आईआईटी दिल्ली जो रेप्यूटेटिव इंस्टीट्यूट है उसमें मैं एक बार घुस गया हूँ, सो मैं अब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज देख सकता हूँ, डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ। मैं ओवरऑल इस डिपार्टमेंट में मेरा कन्फाइंड नहीं है, मैं प्रोफाइल किसी में भी बना सकता हूँ, क्योंकि काफी सारी कंपनीज है जो डिफरेंट ब्रांच के लिए आती है रिक्रूटमेंट में, बट वो पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो हमारे ब्रांच से भी रिक्रूट करे। सो इट इज जस्ट मैटर ऑफ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले और मैं ग्रैब कर लूँ। तो तुम बोलना चाहते हो कि तुम नॉन कोर प्रोफाइल भी बना सकते हो जिसके मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है प्लेसमेंट्स के, पर आगे जाके तुम्हें पक्का पता है कि कोर में इसके अपॉर्चुनिटी आनी ही है, तो ये डिपार्टमेंट सही है क्योंकि आगे जाके अपॉर्चुनिटी आनी ही है। और साथ ही साथ आईआईटी दिल्ली में होते हुए तुम कोई एक नॉन कोर प्रोफाइल भी बना सकते हो, जैसे एमएल की प्रोफाइल बना सकते हो या फिर डेटा साइंस की प्रोफाइल बना सकते हो। यस, तो एमएल और डेटा साइंस के रिस्पेक्ट में काफी सारी कंपनीज आती है, पर्टिकुलरली हाँ। हमारे डिपार्टमेंट में, क्योंकि जो हम्म। हमारा डिपार्टमेंट है उसमें मतलब जो पर्टिकुलरली एनर्जी सेक्टर है उसमें ओवरऑल स्टूडेंट्स में कुछ स्किल्स ऐसी डेवलप करी जाती हैं जो एमएल और डेटा साइंस के भी रिलेटेड है। जैसे डेटा एनालिसिस वाला जो डोमेन है वो हमारे सेक्टर में भी एप्लीकेबल है, एंड वो डेटा साइंस के भी सेक्टर में एप्लीकेबल है। सो कंपनीज कम फॉर रिक्रूटमेंट, और अगर किसी ने नॉन कोर प्रोफाइल बना रखा है इसमें, तो उसको रिक्रूट करेंगे पर्टिकुलरली। हम्म। और तुमने मेरा चैनल कब देखना स्टार्ट किया था और तुम्हें कौन सा वीडियो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा? तो मैंने लास्ट ईयर मार्च में देखना स्टार्ट किया था, बट मैं मार्च में सीरियस नहीं था, बट मैं स्टिल देखता था, क्योंकि काफी बार हम लोग बस यूं ही देख रहे होते हैं यूट्यूब के वीडियो। सो मैं तब देखता था, और काफी स्ट्रेटजीज के वीडियोस आते थे, मोटिवेशनल वीडियोस आते थे, बट मेरा सबसे फेवरेट वीडियो वो है जिसमें तुमने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया था। सो इससे ये पता चलता है कि तुम्हारी लाइफ में काफी सारी डिफिकल्टीज थी, तुम
किस प्लेस पे रहते थे। सो अगर मैं भी उसी सिचुएशन में रहा हूँ तो मैं रिलेट करता हूँ, और वो मुझे ज़्यादा मोटिवेट करता है, rather देन कि तुम कोई स्ट्रैटेजी बता दो, क्योंकि एक बार हमें इंटरनल मोटिवेशन मिल गया, सो स्ट्रैटेजीज तो हम खुद भी बना सकते हैं। फाइनली वही होता है कि अ, क्या करना है वो बताना ही नहीं चाहिए इंसान को, क्योंकि वो तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। एक इंसान एक तो हो सकता है तुम्हें मोटिवेट करे या फिर बहुत सारे रास्ते बताए, पर तुम्हें ही खुद से बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो थैंक यू लवलेश रॉय हमारे चैनल पे आने के लिए, और मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत को हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते, नहीं तो लोग देखेंगे नहीं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू प्रतीक।